दिल्ली के सट्टा बाजार के हिसाब से टीएमसी 146 से 149 और बीजेपी 140 से 143, यानी अगर टीएमसी यहां पर 149 सीटें हासिल करती है तो सरकार बना लेगी। लेकिन दिल्ली के सट्टा बाजार के हिसाब से कहना मुश्किल है कि कौन पूरा हिसाब किताब किधर बैठेगा, लेकिन वो टीएमसी को एज दे रहा है और कांटे की टक्कर दिखा रहा है। तो ये दिल्ली के सट्टा बाजार का हाल है। मुंबई में बीजेपी की स्पष्ट जीत, दिल्ली सट्टा बाजार में कांटे की टक्कर, लेकिन टीएमसी की जीत, ये दिख रहा है। अब हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जगदीश भाई और अमित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जगदीश भाई, ये आपने सट्टा बाजार में कुछ पैसा तो नहीं लगाया, आपका क्या हिसाब है? देखिए सुशांत भाई, पिछले 14-15 साल से मैं चुनाव को बहुत नजदीकी से देखता हूं और मैं समझता हूं, मैं आपको बता दूं परिणाम या सट्टा बाजार या एग्जिट पोल क्या आने वाले हैं। जितने भी एग्जिट पोल आएंगे 150 प्लस बीजेपी को बताएंगे, कोई तो 200 भी पहुंच जाएगा। और जो आप ये देख रहे हैं सट्टा बाजार, ये सब धराशायी हो जाएंगे 5 तारीख 4 को जब रिजल्ट आएंगे। तो बंगाल में आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? कोई टिकेंगे नहीं भाई। मैं समझता हूं जिस तरह से ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब देने, इसका जवाब 3 लोग दे सकते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, चुनाव आयोग, बाकी किसी को नहीं पता। मैं तो कहां से बताऊंगा? मैं तो अनुमान पूछ रहा हूं ना, मैं तो रिजल्ट बता रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं सट्टा बाजार गलत है, रिजल्ट पैक हो चुका है। सुशांत भाई, रिजल्ट पैक हो चुका है, वही आना, ये सब सट्टे बाजार धरे रह जाएंगे, एग्जिट पोल धरे रह जाएंगे। आप देख लेना, मैं तो देखता हूं। मैं कह रहा हूं सट्टा बाजार और एग्जिट पोल आप कह रहे हैं कि धरे रह जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि सट्टा बाजार एग्जिट पोल बीजेपी की जीत दिखाएंगे, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि टीएमसी जीतेगी वहां? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं ना भाई, कैसे जीतेगी टीएमसी? जनता की वोट होगी तो टीएमसी जीतेगी। सिस्टम जब सारे अफसर, सारी पुलिस लट बच जाएगी तो कहां टीएमसी रहेगी और कहां कांग्रेस रहेगी या कहां और दल रहेंगे? अच्छा, तो अमित शाह जी को पता है एग्जिट क्या होने वाला है। तो इसका मतलब 15 दिन से वहां बैठे। जगदीश भाई, आप कह रहे हैं बंगाल में चुनाव बीजेपी ने हैक कर लिया है और वहां बीजेपी जीतेगी, ठीक है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से वो केरल में भी जीत जाएगी? भाई केरल देखो, अब आप 5 राज्य की बात करें जो आपने कही है। असम में भी जीतेगी? पांडिचेरी जिसकी है उसकी रहेगी। अच्छा। केरल हमें देंगे मोदी जी। क्यों? नहीं तो शोर मचाओगे आप लोग भाई, सभी लूट लिया, हम भी शोर मचाएंगे हैं। और स्टालिन को चेन्नई देगी। आसाम और ये दोनों इन्होंने धराई तरीके से लूट लिया। साफ साफ कह रहा हूं, और परिणाम भी आएंगे, देख लेना। और तमिलनाडु किसको देंगे? भाई जो है अभी जो मुख्यमंत्री को ले जाएगा। तो आप लोग क्या ऐसे मीटिंग किए हैं कि ये ले तू रख ले तमिलनाडु, मीटिंग नहीं किया भाई। 14 साल से केरल। सुशांत भाई, 14 साल से मैं चुनाव को देख रहा हूं भाई। जब हरियाणा पूरा हमारा था, आप लोग सारे कह रहे थे हमारा सुपड़ा साफ कर दिया, तो इसमें क्या चुनाव? देखिए जगदीश भाई, इसमें नॉर्मल हिसाब ये लग रहा है कि आपको लग रहा है कि केरल कांग्रेस जीतेगी, तमिलनाडु में आप कह रहे हैं डीएमके जीतेगी, बंगाल और असम आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, लेकिन आप उसको मान नहीं सकते, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे सेटिंग हो गई है, और पुडुचेरी में कह रहे हैं जो हिसाब है वो तो रहेगा। प्रेम कुमार जी, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये चुनाव जो है हर जगह टक्कर वाला चुनाव है। मतलब जीत हार तो प्रेडिक्ट करना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि लगातार चुनावों में बीजेपी की जीत की संभावना बताने वाले ज्यादा सटीक विश्लेषक कहलाते हैं, और बीजेपी की हार बताने वाले जो हैं उनको तो ज्ञान। छोड़िए ना प्रेम कुमार जी, इसको आप किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज हैं? आप अपना बताइए ना, जिसको जो बोलना बोलेगा। आप अपना बताइए। आपको भी देखिए, आपकी अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, आपका फीडबैक आ रहा होगा, उसके हिसाब से बताइए। भाई मेरा भी गलत हो सकता है, आपका भी गलत हो सकता है, इसका लोड क्या लेना है? देखिए, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तो क्लियर है, बोली चुके, बात हो चुकी। जो है बंगाल और असम, तो बंगाल में केरल आप कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है? हाँ, डेफिनेटली। और तमिलनाडु आप कह रहे हैं डीएमके जीत रही है? पक्का, ठीक है। और बंगाल और असम? बंगाल में मेरे हिसाब से तृणमूल कांग्रेस ही आएगी। अच्छा। और असम में? और असम में नजदीकी मुकाबले में बीजेपी जीत जा सकती है। ठीक है। अवधेश जी, देखिए, जो बंगाल का चुनाव है वो सबका ध्यान सबसे ज्यादा वही है, क्योंकि बंगाल की जो बहुसंख्य जनाकांक्षा है, जो पीपुल्स एस्पिरेशन दिखाई दिया है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, उसमें व्यापक इसमें है कि ये सत्ता की जो पूरा कल्चर है ये बदलना चाहिए। क्योंकि वहां जनसांख्यिकी जो है, वो डेमोग्राफी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उससे जुड़ा हुआ घुसपैठ, हिंदुओं के अपने अस्तित्व का प्रश्न कि अगर ये सरकार रह गई तो बांग्लादेश हमारे साथ भी हो सकता है, और आंतरिक सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक विकास, ये ऐसे भाव थे जो नई पीढ़ी से लेकर बाकी को लग रहा था कि इस सरकार में ये सब संभव नहीं है,
तो हमको इसमें बदलाव तो करना चाहिए। परिवर्तन होगा आप कह रहे हैं? देखिए पूरी संभावना है परिवर्तन की। ये आप डिप्लोमेटिक मत खेलिए, नहीं, सीधा पूरी बताइए ना, खुल के बताइए क्या लग रहा इसलिए से है। नहीं- संभावना नहीं, मैं इसको पूरी संभावना करने- वाला वर्ड हम लोग नहीं सुनिए, लेके चल सुनिए। रहे हैं। ममता बनर्जी की वहां शुरुआत 60 से 65 सीट से होती है। ठीक है, सही बात क्योंकि है। मुसलमानों का जो बहुमत है, बल्कि मतलब नहीं, मैं अगर उसको वोट शेयर में चेंज करूं अधिक सर, संख्य देखिए मुसलमान अगर है, आप मान के चलिए 30% के करीब मान लीजिए बंगाल में मुस्लिम वोटर है, और जब हम ये कहते हैं कि 95% 93% वोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान भी भर भर के वोट कर रहा है, हिंदू भी भर भर के कर रहा है, क्योंकि 6-7 ही लोग 100 में से नहीं वोट करने आए, बाकी तो सब कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि ममता बनर्जी को अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ रहा है, तो वो 30% वोट शेयर के साथ उसमें 2-3% ऊपर नीचे कर लीजिए, तो 27-28 के साथ शुरू कर रही हैं। उनको जीतने के लिए 48 पर जाना है, तो बाकी 70 में से 20% चाहिए। बीजेपी को जीतना है, इतिहास रचना है, तो 70 में से 50 चाहिए, 48 चाहिए। क्या 70 में से 48-50 बीजेपी को आता लग रहा है आपको? नहीं, पहले भी आ रहा था। कब? ममता बनर्जी के 48% वोट में से 24% मुसलमान के बात सही है। भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6% वोट और चाहिए था हिंदुओं का इस बार की जीत के लिए, और बाकी जगह मिल रहा है। लेकिन जो वो 74-75 सीटें है ना, वहां हिंदू किसी को जिताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो उसमें से मुझे लग रहा है कि 5-6 सीटें तो कांग्रेस के पास जा सकती है, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर और उस एरिया की, लेकिन बाकी सीटें वो जाएंगी। बीजेपी को 230-32 में से लाना है, और मुझे लग रहा है कि इस बार वहां मामला बदला हुआ है। जितने सुरक्षा में मतदान हुए हैं। अमित भाई मैं आ रहा हूं, हमारे साथ उसमें- टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। संजय जी, अब तो ऑलमोस्ट चुनाव खत्म ही हो गया, ज्यादा समय नहीं बचा है, 6 बज गए हैं। एग्जिट पोल भी हम लोग रख ही देंगे। आपके हिसाब से बंगाल क्या लग रहा है आपको? बंगाल तो मेरे हिसाब से, क्या पूरे बंगाल के हिसाब से दीदी का ही बंगाल है। 4 तारीख को घोषणा होने की औपचारिकता मात्र बाकी है, आप देख लीजिएगा। तो कितनी सीट आपको लग रही है सर? हमारी सीटें 226 के आसपास रहेंगी। 226? तो अगर इतना उसके आसपास 200 रहेगी, 200 200 प्लस कम, 200 सीट आ रही ज्यादा। थी सर, तो अभिषेक बनर्जी को धमकाना क्यों पड़ा कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद बताऊंगा दिल्ली से किसका बाप आएगा बचाने? धमकाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। धमकाना तो केंद्रीय गृह मंत्री को आता है। दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल की जनता ने तो कान ये जो पकड़ के अभिषेक उनको बनर्जी की बाहर लाइन है, करने आपको ये दिया। धमकी की कैटेगरी में नहीं लगती है कि कौन तुमको बचाने आएगा 4 तारीख को 12 बजे के बाद? ये केंद्रीय गृह मंत्री जी जैसी भाषा बोलेंगे। आप मुझे बताइए, भाषा की शुरुआत किन्होंने की? और अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही है, वो बात सही टू कही। द पॉइंट कही है। टू द पॉइंट कही है। यदि गुंडई करोगे तो गुंडई का जवाब, यदि कोई यहाँ पर ये अभिषेक वो बनर्जी ने आजकल गुंडे सिंगम शब्द पे का चर्चा इस्तेमाल चल नहीं रही किया। अभिषेक बनर्जी ने गुंडे का इस्तेमाल नहीं किया। गुंडे शब्द का इस्तेमाल जयकांत सिंह अमित शाह जी ने किया था। अभिषेक बनर्जी जी ने गुंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। जो और उन्होंने कहा कि ये सीट हम पिछली बार भी नहीं जीते थे, भाई और इस बार भी अगर होगा तब देख। नहीं, वो तो खुलेआम, सुनिए, उस सारे खुलेआम भारत के चुनाव के इतिहास में सब एक पार्टी का अच्छा चलिए संजय भाई ये बताइए, खुलेआम धमकी है मतदाताओं आपको को। अभिषेक बनर्जी की धमकी नहीं लग रही, लेकिन ये बताइए आज जो वो ईवीएम वाला कांड हुआ है कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जो बटन था उसमें टेप लगा दिया, वो क्या था? अब पकड़ा गया वो। ये पकड़ा दे, इस पर तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि कुछ यदि हमें गड़बड़ लगी तो हम नहीं, अरेस्टिंग हो गई, अरेस्टिंग हो गई। सुनिए, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभी टाइम्स नाउ पर वो इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। बाकी उसको सामान्य नियम है कि हम उस मतदान को रद्द करते हैं, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वो आगे ऑब्जर्वर के सारी रिपोर्ट आने के बाद फिर औपचारिक कार्रवाई होगी। वो अरेस्ट हुआ है। नहीं, मतलब मेरा प्रश्न ये था सर कि 226 जीत ही रहे थे तो टेप लगाने की क्या जरूरत थी? अरे इसका मतलब आप बोल रहे हैं क्या कि टेप हम लगवाने का, टेप लगाने का काम हमने किया है? ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, बीजेपी वो अपने लोग कैंडिडेट करते के हैं। सामने जो बटन था उस पे लगा दी टेप कि मेरे को वोट मत कर दे। बीजेपी विक्टिम कार्ड तो खेल सकती है ना। देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है जिसमें लोग माहिर हैं। अच्छा, विक्टिम कार्ड खेल रही है, ठीक है। अमित भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। अमित भाई, आप इतना घूमे बंगाल में, तो जो अलग अलग प्रिडिक्शन है, लेकिन मोटे तौर पर कोई टीएमसी कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, अभी क्लियर एकदम नहीं है। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है और बाकी राज्यों का आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल से पहले एक चीज कर दूं
कि असम और पुडुचेरी यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु जो है उसमें मान रहा हूं कि जो अभी डीएमके की सरकार है, जो डीएमके कांग्रेस की, उनकी सरकार आएगी। और सबसे बड़ी बात कि केरल में जो है वो कांग्रेस, वहां पर बीजेपी अच्छा करेगी, 1 या 2 सीटें लेके आने की संभावना है। लेकिन अगर बंगाल की बात करिए तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता है कि जब लोग इस तरह से खुलकर सामने आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको मुझे लगता है कि हम लोग सबने इतने साल से पत्रकारिता की है कि बंगाल के चुनाव में पहले फेज में एक भी बूथ में रिपोलिंग तक नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में हुआ और मुझे लगता है उसकी वजह से सेकंड फेज में भी इस तरह से लोग आ रहे हैं। लेकिन अमित भाई, जब पत्रकारों से आप चर्चा कीजिए तो मोटे तौर पर एक फीडबैक ये भी मिल रहा था बीच में कि जो बंगाल के स्थानीय पत्रकार थे उनमें से ज्यादातर ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी, और जो दिल्ली से गए हुए पत्रकार थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी की सरकार आ सकती है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली से गए हैं, उनको लग रहा है कि ममता आएगी। और वहां अच्छा, पर लग रहा है ममता, जब हम लोग भी वहां पे बहुत पत्रकारों से मिले, जब बंगाल में कलकत्ता में थे और इसके अलावा कई ऐसी जगहों पर जब गए हम लोग रोड शो के दौरान या फिर गांव में, तो उन लोगों ने भी कहा कि माहौल बदला हुआ। इस तरह का माहौल वहां के लोकल पत्रकारों ने भी नहीं देखा था। और मुझे लग रहा है कि यहां पर एक बड़ी भूमिका जो है, अगर महिला वोटर है वही अगर बचा सकती है तो शायद ममता को बचा पाएंगी, नहीं तो एक अंडर करंट जो है वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह मुझे जो थोड़ी सी एक एक्स फैक्टर लग रहा है जो ममता बनर्जी के लिए, वो है कि जो महिलाओं के लिए जो उनकी योजना है, लक्ष्मी भंडारा योजना, वो अगर गांव में काम करते हैं तो वही एक ममता बनर्जी को बचा पाएगी। नहीं तो मेरे हिसाब से बीजेपी एज में है, बीजेपी एक अच्छी खासी सीट के नंबर के साथ आगे बढ़ सकती है। हालांकि 90-95 अमित भाई, जैसे आप देखिए बिहार में कहा गया था कि एकदम वोटिंग के पहले अकाउंट में पैसा आ गया था, तो उसका इंपैक्ट रहा, पीके से लेकर सब लोग कहते रहे। तो वैसे ही आप जो योजना बता रहे हैं उसका पैसा भी ममता बनर्जी ने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो क्यों महिलाएं वोट नहीं देंगी, ये भी प्रश्न है। एकदम निश्चित, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उनके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाता है, क्योंकि बाकी सब जगहों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आम लोगों में नाराजगी है ममता को लेकर। और 15 साल का जो एक आप कह सकते हैं फटीक भी है, लोग कहते भी है कि चेंज हो जाए, लेकिन जो गरीब, क्योंकि बड़ा जो सेक्शन है वो गांव में है, और गांव की जो गरीब महिला है जिसके अकाउंट में पैसा आता है ना, एक आशंका ये भी होती है कि जो सरकार पैसा दे रही है लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ एक वो एक्स फैक्टर है जो कि ममता को बचाती दिखती है। अदरवाइज मुझे एक चीज और भी लगती है, जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, देखिए बंगाल में 15 साल में लोग थकते नहीं है, वहां का मिजाज थोड़ा अलग है। आप देखिए 34 साल लेफ्ट रह गया, उसके पहले कांग्रेस इतने साल रहा था। तो बंगाल में 15-20 साल में लोग ऊब जाएं, थक जाएं, इतना नहीं होता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। लेकिन 34 साल में सुशांत जी बांग्लादेश की घटना नहीं हुई थी। नहीं, जो सुनिए 34 साल में देखिए वो क्या है, वो रीजंस अलग हो सकते हैं, तो वो नहीं, लेकिन खाली सरकार से थक गए कि 15 साल हो गए चलो बदलते, वो हिसाब नहीं है। ठीक है कि पहले कांग्रेस रही, उसके बाद वामपंथी आए तो रहे, और फिर ममता बनर्जी रही है। लेकिन वामपंथियों ने शासन करते हुए भी उनके भी निर्मम शासन था, महानिर्मम था, निर्मम शासन था। लेकिन ममता बनर्जी के शासन काल में तो क्लियर कट लगा है पिछले 7-8 सालों में वहां के हिंदुओं को। जैसे आप मुर्शिदाबाद का दंगा ले लीजिए, महिलाओं के वस्त्र जिस ढंग से उठा लिए गए कि महिलाएं यहां से नंगे होकर निकले और तालाब में जहर डाल दिया गया। और ममता बनर्जी कोलकाता में इमामों और मौलवियों के साथ मीटिंग कर रही थी कि आरएसएस बीजेपी ने कराया है। तो ये सब जो घटनाएं हुई है, दूसरा जो ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूं। एक अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विजय शर्मा जी। विजय जी, बहुत स्वागत आपका, थोड़ा लेट आप जुड़े, लेकिन मोटे तौर पर जो यहाँ पैनल है वो सब बंगाल में टीएमसी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन कह रहा है बीजेपी भी टक्कर में है। आपको क्या लग रहा है? जीत की तरफ नहीं, वहां अगर आप जमीन पे जुड़े किसी कार्यकर्ता से बात करेंगे, वहां की रैलियों में देखेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग उमड़ रहे हैं, और जिस तरह से लोग, जनता समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। 185 सीट से ज्यादा हम जीतने जा रहे हैं। 150 पिछले चुनाव से सर इस बार बंगाल में क्या अलग है जो आप 77 से 185 जा रहे हैं? क्योंकि जनता सड़कों पर आ गई है, जनता समझ चुकी है, भय, भ्रष्टाचार, अपराध और घुसपैठियों के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। जनता को पता है किस तरह से आयुष्मान योजना को रोक के रखा दीदी ने, किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को, जो बागान की जो श्रमिकों की योजना थी उसको लागू नहीं होने दिया केंद्र सरकार की, वो आसाम में लागू थी, तो नेबरिंग स्टेट है,
तो ये सब चीजें दिखती हैं। और जिस तरह से घुसपैठियों ने माता बहनों की इज्जत लूटी, आपने आरजीकर का वाला मामला देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो दूध देने वाली गाय है, जिस तरह से हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया गया, उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो ये इतने सारे, आपने देखा होगा टीएमसी का नेता था कि आज उसके बेटे ने किस तरह से पर बालिका विजय को जी, बुलाकर, ये सारी चीजें बंगाल में पिछले चुनाव के वक्त भी थी, तब भी तो ममता बनर्जी पर यही आरोप लगता था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। तो इस बार चेंज क्या है? तो पिछली बार आपने देखा होगा, इससे पहले हमारी 3 सीटें थी, 10% वोटें थी, हमारी 38% वोटें होगी, 77 सीटें होगी। तो अब आपने देखा जिस तरह से चुनाव आयोग ने कमर कसी है, निष्पक्ष चुनाव कराया है, शांतिपूर्ण चुनाव कराया है, एक एक टीएमसी के नेता के घर नहीं, से पर 10 सर आपकी जो मिल रहे हैं। 3 से 77 हुई और 10 से वोट शेयर 38% हुआ, वो तो आपने लेफ्ट और कांग्रेस को रिप्लेस किया था ना। आपने ममता का वोट कितना काटा था? बात ये नहीं है, हमने तो बंगाल की जनता का दिल जीता था, और आज हमने बंगाल की जनता का ही दिल जीतना है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण सुन लीजिए, एक एक बात हमने अच्छा, विकास बंगाल की आप बात की कॉन्फिडेंट है। हैं? देखिए, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सट्टा बाजार भी कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सकती है, हालांकि कुछ कह रहे हैं क्लोज फाइट में टीएमसी की भी सरकार आ सकती है। तो एक लाइन नहीं, हमारे पन्ना प्रमुख दो चीजें जो है, विजय जी एक मिनट, 2 चीजें बंगाल में इस बार जो है पैराडाइम शिफ्ट का कारण बना है। एक एसआईआर के कारण जो है, देखिए पर सीट 28,055 वोट कटे हैं। हाँ, तो वो सिर्फ टीएमसी के थोड़े कटे होंगे। नहीं सुनिए, टीएमसी के भी, लेकिन टीएमसी के भी कटे। फर्जी वोटिंग का जो खेल चल रहा था कम्युनिस्टों से लेकर के ना, बोगस वोटिंग का, मरे हुए के नाम पर, बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई फर्जी वोटिंग इतनी करने की हैसियत नहीं रखता था। और दूसरा, जो सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था हुई है, दो चीजों ने आप बहुत जब परिवर्तन कहेंगे लाया। कि ममता बनर्जी फर्जी वोटिंग से जीत जा रही थी, तो लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि फिर चुनाव आयोग बहुत बढ़िया चुनाव कराता है, वो क्या, ये लाइन कहां गई फिर? नहीं, चुनाव आयोग फेलियर था। इतना फर्जी वोटिंग हो जाए कि कोई चुनाव जीत जाए उससे, अच्छा, इतना फर्जी वोटिंग हो जाए कि वो सरकार बना ले बार अभी बार। अमित जी ने कहा, देखिए पहला चुनाव है 1967 के बाद जो हत्या रही थी, एक हत्या नहीं हुई सर, हिंसा तो आज थोड़ी बहुत हुई है। यही तो बता रहा है कि सुरक्षा का और एसआईआर का कितना ये बड़ा बात प्रभाव है कि हिंसा कम हुई है। बोलिए जगदीश भाई। देखिए विजय शर्मा जी बड़े खुश थे कि प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग थे। अरे भाई कम बता रहे हो आप, लाखों तो हिंदुस्तान से चले गए थे, कम से कम 5-7 लाख तो बताते, थोड़ा सा और सम्मान बढ़ता। कहने के मैं समझता हूं कि अमित शाह जी कह रहे हैं, जगदीश भाई का दर्द समझिए भाई अमित शाह जी कह रहे हैं जाकर, लाखों लोग आ जाते हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं वहां जाकर कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे 2 करोड़ भारत की खा रहे हो, कहां से दोगे? आप कह रहे हो 3,000 माताओं के अकाउंट में डालेंगे, रो रही है दिल्ली वाली बेचारी सारी, कहां कौन आप पे यकीन करेगा? भीड़ दिखाकर वोट के चक्कर में मत रहो भाई, ये दुनिया सब जानती है, पैसे अरे भी पर नहीं जगदीश भाई, और वोट भी नहीं देगी। जगदीश भाई, हालात ऐसे हो गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई बीजेपी पे भरोसा नहीं करेगा, फिर भी वो 77 सीट लाते हैं, नहीं, और आप भरोसे के लायक हैं, लेकिन आपको सीट नहीं आती। भाई मेरी बात सुन, हम तो लड़ी इस बात पहले सब सीटों पर हैं, अगली बार रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि बंगाल की जनता दोनों ही पार्टियों को देख रही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राहुल गांधी जैसा कोई नहीं जो जनता की बात बंगाल में कांग्रेस की सरकार आ रही है। रहता हूं, देखिए कहां पे? बंगाल में और नहीं, बंगाल में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं भाई सच्चाई तो सच्चाई है। बंगाल में तो भी सारे आंकड़े 200 सीट आ रही है आपके हिसाब से? कांग्रेस को कितनी? भाई बंगाल में तो ईवीएम और एसआईआर का खेल है, चुनाव और अमित शाह मिलके 200 पार ले जाएंगे और ले जाएंगे। एक मिनट बैठी रह जाएगी। एक मिनट सर, ये बताइए, जब ईवीएम का खेल अमित शाह कर ही सकते हैं तो एसआईआर क्यों किए? और भाई इस बार ईवीएम का नहीं है, इस बार एसआईआर का खेल है। पहले ईवीएम का था, सबसे पहले ईवीएम का विरोध मैं करता था, इस बार ईवीएम का नहीं है। आप लोग हंसते थे, पूरा देश कह रहा है उनसे लूटा, अब एसआईआर से लूटेंगे, हमारी वोट काट देना, उनकी बढ़ा देना। पूरा देश समझ रहा है, जिस राज्य में 1 करोड़ 27 लाख वोट कट जाए, जगदीश भाई, और बिहार में हजार वोटों से बनवास दे दिया था इन्होंने लालू के बेटे को पिछले चुनाव में, रात को 3:30 बजे 11 आदमी क्या दिए, डीएम ने जाओ आप हार गए, जगदीश भाई, चले जाओ कोर्ट, कौन किसकी? जगदीश भाई, अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार एसआईआर क्यों किए? आपकी पोल खुल गई है, हर बार पोल खुल कर लेते हैं। अच्छा, इस बार ऐसे चलेगा, अगली बार कुछ और चीज ले आएंगे। इनका सिस्टम है, पूरा साल पूरी बीजेपी लगाते दिमाग कि जनता को कैसे लूटा जाए दोनों हाथों से, और लूट रहे हैं। बताओ ना, आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हरियाणा कांग्रेस सुपड़ा साहब बीजेपी का, और सुपड़ा साहब हमारा कर दिया, तो कहां वोट का मतलब रहेगा भाई, और कहां चुनाव का मतलब रहेगा? ममता 4 मई को संजय शर्मा जी जनता के बीच में पर जीत नहीं पाएगी। इस बात को संजय शर्मा जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं। संजय भाई, आप कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बन रही है,
जगदीश भाई कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी ने ईवीएम हैक कर लिया, एसआईआर कर नहीं, लिया है, SIR तो फिर आपकी सरकार कैसे बनेगी? देखिए बात यह है, क्या है किया वो काउंटिंग वाले दिन देखेंगे। अच्छा, उस दिन लेकिन तय आज सब करेंगे। लोग आज सब लोग मान रहे हैं कि चुनाव अच्छे हुए हैं, हिंसा मुक्त हुए हैं, आराम से चुनाव हुए हैं, लोगों ने अपने वोट डाले हैं, फॉल्स वोटिंग नहीं, एकदम नहीं हुई है। मैं अवधेश जी से कहूंगा कि 4 तारीख को इस पर कायम रहिएगा कि अच्छे चुनाव हुए हैं। एक नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है हमारी 3 सीटें थी 77 सीटें हो गई, ये इसके पृष्ठभूमि में जाकर देखना जरूरी है। 2019 लोकसभा चुनाव में आपकी 2 सीटें थी और 18 सीटें हो गई थी, याद करिए सुशांत जी मेरी बात। फिर 2021 का विधानसभा चुनाव आता है, इनकी 77 सीटें हो गई, हम सब ने देखा। फिर 24 लोकसभा चुनाव आता है, इनकी लोकसभा में 18 से घटकर 12 रह गई। बंगाल की जनता का मैंडेट यहां से काउंट